अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। 9 मई का वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना खत्म होने वाला इम्तिहान बन चुका है। गुज़िश्ता रोज इस मुतालिक पार्टी को एक बड़ा रिलीफ तो मिला जब इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। ताहम इमरान खान का जेल से बाहर आना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन अभी भी इंतहाई मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है। जहां उनके खिलाफ दीगर मुकदमात है, वहां इस वक्त उनकी कबूलियत और सिस्टम में वापसी पर भी संगीन सवालात मौजूद हैं। इसके साथ साथ 9 मई वाकयात के तनाजुर में सियासी कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगी है और अब बानी PTI के साथ साथ उनके खानदान के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। इस वक्त इमरान खान की बहन हलीमा खान रडार पर हैं, इनके बेटों को शिकंजे में लिया जा रहा है। गुज़िश्ता शब हलीमा खान के बेटे शाहरेज खान को हिरासत में लिया गया था, जबकि आज उनके एक और बेटे शेर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हलीमा खान के बेटे शेर शाह को 9 मई के केसेस में हिरासत में लिया गया है और इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। खानदानी जराये का बताना है कि शेर शाह को जब हिरासत में लिया गया तो वो वालिद के साथ अदालत से वापस आ रहे थे। खानदानी जराये के मुताबिक हिरासत में लेने वाले वही थे जिन्होंने कल हलीमा खान के बड़े बेटे शाहरेज खान को पकड़ा था, जबकि इस मौका पर पुलिस भी वहां मौजूद थी। वादे रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता रोज इमरान खान के भांजे और हलीमा खान के बड़े बेटे शाहरेज खान को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनको 8 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौका पर शाहरेज खान की वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि मुलजिम को 2 साल की ताखीर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पास मुलजिम के खिलाफ क्या मवाद है? मुलजिम की वालिदा इस मुकदमा से डिस्चार्ज हो चुकी है, लिहाजा शाहरेज खान को भी बरी किया जाए। समाअत के दौरान पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांगी और मुलजिम शाहरेज खान के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। बाद अदालत ने शाहरेज खान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अहम बात यह है कि इस केस की समाअत के बाद गुफ्तगू करते हुए हलीमा खान का कहना था कि वो इन इक़दामात से घबराने वाली नहीं, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था कि हलीमा खान के बेटों की 2 साल बाद गिरफ्तारियां बदहवासी और सोची समझी साजिश है। कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 केसेस के अंदर बेल मिली है और शाम को उन्होंने इसको सेलिब्रेशन में मेरे घर के ऊपर ये लोग आए हैं और जो मेरा बड़ा बेटा है शाहरेज खान, उसको उठा के ले गए। मुझे से लोग पूछ रहे थे कि क्या ये आपको डराने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको नजर आ रहा है कि हम इन चीजों से डर जाएंगे। 27 माह ये मामला जो है खेला गया, शाहरेज खान का नाम कहीं भी नहीं था। आज अचानक हमें पता चलता है कि शाहरेज शाह के हवाले से मतलूब है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, फोन का रिकॉर्ड मौजूद है कि 6 मई से लेकर 13 मई तक शाहरेज खान चित्राल में थे। कोई उनका ताल्लुक नहीं है 9 मई के किसी भी मामले से। ये बिल्कुल बदहवासी है ना। देखिए, झूठ के तो पाँव नहीं होते ना। पहले आके कहा जी 9 मुकदमों में ये मतलूब है हमें, फिर कहा नहीं गलती हो गई, 9 में नहीं, बस इसी एक में मतलूब है। तो ये बिल्कुल ये एक सोची समझी इनकी साजिश है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इन गिरफ्तारियों को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि सियासी रहनुमाओं के अहले खाना को निशाना बनाना गैर जमहूरी रवैया है और ऐसे इक़दाम पहले से ही कशीदा सियासी माहौल को मजीद खराब करते हैं। उन्होंने हुकूमत और इदारों से अपील की कि सियासी इंतकाम को खत्म करके मुल्क में इस्तेहकाम के लिए संजीदा और मस्बत रवैया अपनाया जाए, क्योंकि अवाम जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और एक बेहतर सियासी फिजा के ख्वाहां हैं, ताहम हुकूमत हो या रियासत 9 मई से मुतालिक किसी किस्म की रचक दिखाने का कोई इरादा नहीं रखती। गुज़िश्ता रोज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से होने वाली गुफ्तगू में भी उन्होंने 9 मई से मुतालिक किसी भी किस्म की मुआफ़ी के इम्कान को यकसर मुस्तरद किया था। DG ISPR ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच के कालम की तर्दीद करते हुए कहा था कि 9 मई किसी इदारे का नहीं बल्कि पूरी अवाम का मसला है और यह मसला तभी हल होगा जब इस सानहे में मुलव्विस तमाम किरदारों और मास्टर माइंड्स को भी कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। दूसरी जानिब हलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी से मुतालिक पंजाब हुकूमत का भी वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक 9 मई को हमला करने और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। अज़मा बुखारी ने शाहरेज खान और शेर शाह की गिरफ्तारी पर जारी बयान में कहा कि 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। 9 मई हमला करने और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। जहाँ हलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी पर PTI हुकूमत के खिलाफ सफा रहा है, वहाँ इस गिरफ्तारी पर पार्टी के अपने ही साबिक रहनुमा
शेर अफजल मरवत भी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं, जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी ना होने पर हैरान भी थे और इस मुतालिक अलीमा खान के किरदार को मशकूक निगाहों से देख भी रहे थे। उन्होंने हमारे शो में यह सवाल उठाया था कि अलीमा खान का बेटा शेरशाह हसन न्याजी के साथ मौजूद था, लेकिन वो कैसे गिरफ्तार नहीं हो रहा। इसका बेटा शेरशाह जो है वो हसन न्याजी के साथ उधर कोर कमांडर के घर पे मौजूद है और दाएं खड़ा है। हसन न्याजी साहब वहाँ मौजूदगी पे आज भी सज़ा भुगत रहा है बेगुनाह। इसका बेटा जो है पहले मुल्जिम बना, मफरूर हुआ, फिर इसको जाने दिया गया पाकिस्तान से इंग्लैंड, फिर दूसरा बेटा चला गया, फिर 2 साल गुजार के ये वापस आ गए, न ज़मानत कराई, ये दंदनाता फिर रहा है। ये बात मैंने की थी, इसकी वजाहत कोई दे दे मुझे कि पीटीआई को कायल करें कि किस तरह ये शफकत इस पर हुई है। और अब अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया ने शेर अफजल मरवत को निशाने पर रख लिया है। इसके अलावा सियासी और पार्लिमानी सतह पर भी पीटीआई में तकसीम अया होती जा रही है। हाल ही में इमरान खान की जानिब से अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी से मुतालिक भी ये कयास आराइयाँ हो रही हैं कि पार्टी में इस फैसले पर तकसीम मौजूद है, और अगर ऐसा है तो पीटीआई की उस हुकूमत मुखालिफ तहरीक का क्या बनेगा जिसकी कमान भी महमूद खान अचकज़ई के सुपुर्द की गई थी। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन जमातों की जानिब से कौमी डायलॉग का इख्तियार भी मिला था, जिसके सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से भी तहरीक इंसाफ हतमी फैसला नहीं कर सकी। पार्टी में अक्सरियती राय है कि ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट ना किया जाए। इस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी आज अहम फैसले करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी के इजलास में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने से मुतालिक ऑप्शन पर भी बहस की जाएगी। इस मुतालिक मजीद बात करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी का मामला है, इस पर पार्टी ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। बैरिस्टर गौहर साहब तो ये फरमा रहे थे कि माहौल ठंडा करने की तरफ हम पेशकदमी कर रहे थे, लेकिन शायद हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। तो कौन सी पेशकदमी तहरीक इंसाफ करने जा रही थी माहौल को ठंडा करने के लिए, जिसे हुकूमत ने जो है वो स्कटल कर दिया? थैंक यू समर। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो भी एक जी होश आदमी है, जो दिमाग रखता है, जो सोच सकता है प्रैग्मेटिकली, वो उसको जो मुल्क के इस वक्त के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि उससे वो इंतहाई तशवीश का शिकार हुआ है। बहुत सारे लोग इस मुल्क पे जा चुके हुए हैं, एक किस्म का एक एक्सोडस शुरू हुआ है। जो गवर्नमेंट के अपने पब्लिश किए हुए अदाद शुमार है, उनके मुताबिक 4 बिलियन लोग जो है तकरीबन 3 साल में मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी पहले भी कोशिश करती रही है, अब भी कोशिश कर रही है कि मुल्क को मसाइल के हल की तरफ ले जाया जाए, और वो मसाइल के हल जो है वो बातचीत के अमल से ही हो सकते हैं। सियासी जमात के लिए तो आईनी और कानूनी रास्तों में से बातचीत का जो एक रास्ता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो गौर साहब ने जो बात की है वो इसीलिए क्योंकि हमारी मीटिंग्स ऊपर नीचे होती रही हैं, उसमें डिस्कस होता रहा है ये, तो उसी की कोई बात कर रहे होंगे। मैं स्पेसिफिक नहीं जाना चाहूँगा। यानी तहरीक इंसाफ जो है वो फिर से मुफाहमती अमल की तरफ आने पर गौर कर रही थी, या उस तरफ आना चाह रही थी कि गवर्नमेंट ने अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार करने के बाद वो माहौल खराब कर दिया? मेरी कंटेंशन हमेशा से समझ ये रही है, 2 मिनट दीजिएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पीटीआई की रेकंसिलिएशन जो है उससे खौफजदा कोई और नहीं है सवाए हुकूमत, क्योंकि ये इनकी सियासत जो है वो दम तोड़ चुकी हुई है पाकिस्तान में। ये अपने अपने ये सब जो लोग हैं ये सियासी जनाजे बने हुए हैं, अवाम में इनकी कोई बुकत नहीं है, अवाम का वोट इनको नहीं मिलेगा कभी भी। सबसे बड़ा खतरा जो है, बल्कि खतरा कुलियतन खतरा जो है रेकंसिलिएशन का, वो सिटिंग हुकूमत को है, पीएमएलएन को है, पीपल्स पार्टी को है, और एमक्यूएम टाइप जो है, पाकिस्तान टाइप जो जमातें हैं उनको है। तो ये कोई मेरी समझ से बालातर नहीं है कि क्यों इस वक्त इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, 2 बच्चों को अरेस्ट किया है जिनका कोई कसूर नहीं, किसी वो इशू में इन्वॉल्व नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्रोस्पेक्टिव प्रोसेस ऑफ रेकंसिलिएशन जो है उसको सबटाज करने की एक कोशिश है। हम कोशिश करते रहेंगे समर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है हम किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने में कामयाब होंगे ताकि मुल्क को किसी सिम्त की तरफ गामजन किया जाए। यानी इस पे तहरीक इंसाफ जो है वो गौर कर रही है कि अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ, इसका मतलब है फिर से बहुत जल्द बैठने जा रही हैं आपस में मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर?
मैंने आपको कई दफा भी अर्ज किया ये कि हमने कभी जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं भाई वो बंद नहीं किए, लेकिन मुज़ाकरात जो है सबर वो सब्सटेंटिव होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए, जो कि लास्ट टाइम जब हमने मुज़ाकरात किए थे तो हमने रियलाइज किया था कि इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे कि इनको ये मीनिंगफुल कर सकें। अब जो इंडिकेशंस आई हैं वो यही है कि जी ये चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं कि बात आगे बढ़े। प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने इनवाइट किया है, लॉ मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने इनवाइट किया है, अमंग अदर्स, कि जी आइए बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो किया है, जो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बैठा कह रहा था कि जी जो मुज़ाकरात के लिए अमन माहौल को साजगार बनाना जो है वो हुकूमत वक्त की या अवलीन तरजीह होनी चाहिए, और लेकिन ये साजगार बनाने की बजाय उसको तबाह बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि फिर ये मुज़ाकराती प्रोसेस कब से शुरू होगा हुकूमत के साथ, और इसमें तहरीक इंसाफ का मेन आपका मुतालबा क्या होगा हुकूमत के सामने? खान साहब की रिहाई होगी या क्या होगा? देखिए, मुज़ाकरात के शुरू होने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है खान साहब के साथ हमारी मीटिंग्स का ना होने देना। जो कुछ भी हमने मुज़ाकरात में जब अमल शुरू करना है और उसमें जो जो चीज़ें लेके जानी हैं, वो खान साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक होंगी, और हमारी सियासी लीडर्स जो हैं उनकी ज़रूरत है कि वो उनके साथ बैठ के बातचीत करें और उनकी इनपुट लेके इस मामले को आगे बढ़ाएं। 36, 37, 35, 36 हफ्ते हो गए हैं कि जी खान साहब से किसी सियासी लीडर की मुलाकात नहीं होने दी गई, बल्कि अब तो वकला की भी मुलाकात नहीं हो रही, बहनों की भी मुलाकात नहीं हो रही, फैमिली की भी मुलाकात नहीं हो रही। तो ये वो माहौल है जिसमें कि मुज़ाकरात के बारे में सोचना जो है, समर आप भी मेरा ख्याल है कि एग्री करेंगे, सही है। वो ज़्यादा होप्स नहीं हो सकती उसकी। तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि और जी दूसरा जो तहरीक का मामला था, वो फिलहाल क्या वो हाल्ट कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी जब आप मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं तो? देखिए, तहरीक तहरीक जो है वो अपने अपने तय है, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं है इस वक्त तक। हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से कोई जो ये हाँ। मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हो सके और बात जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सके। लेकिन जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी इस किस्म की जो गिरफ्तारियां हैं, वो एक अच्छा काम हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को 8 केसेस में बेल दी थी, तो हमने कहा चलिए दिस इज अ फ्रेश एयर। लेकिन उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपने 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, लीमा बीबी के 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिए। तो ये तो मुज़ाकरात के अमल को धचका देने की मानंद है ना, कि जी अगर कोई उम्मीद बनती है तो आप उसको भी खत्म कर दें। तो ये सवाल तो आपको, मेरी बड़ी हम्बल सबमिशन है आपको, कि ये सवाल तो आपको हुकूमती नुमाइंदों से करने चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। मेरी इत्तलात तो ये है, इंफॉर्मेशन मेरी तो ये कहती है कि शेर शाह का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शाहरेज़ जो हैं वो शायद बहुत जल्द रिहा हो भी जाएंगे, विद इन 2 वीक्स तक शायद उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन शेर शाह का मामला जो है वो शायद थोड़ा लंबा चले। दूसरा ये बताएं जनाब रऊफ साहब के, अब एक तरफ तो ये तहरीक वाला मामला हो गया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो इश्यूज़ हैं उस पर उसके हवाले से भी ये बताइएगा कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला है, वो पहले तो फैसला हुआ कि महमूद अचकज़ई होंगे, लेकिन बाद में फिर उस पर तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हट गई और अब कहा जा रहा है कि ये फैसला ज़रा बाद में होगा, फिलहाल जो है वो इंतजार किया जाएगा बाकी लोगों का। वो तो अब ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो कोई कैसे आएगा फिर? देखिए, उनको स्टे मिला हुआ है। ये जो इस ये सवाल का उठना ही, लेट मी कंसीड दिस, कि इस स्टेज के ऊपर इस सवाल का उठाया जाना ही हमारी तरफ से गैर मुनासिब था, नहीं उठाया जाना चाहिए। देखिए, जो भी हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, इनको स्टे मिला हुआ है, और वो स्टे के दौरान कोई अमल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर नहीं सकता, किसी और को बना नहीं सकते। तो फिर तो रऊफ साहब ये जो नामजदगी थी महमूद अचकज़ई साहब की बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर वो भी एक तहरीक इंसाफ की गलती थी फिर? यानी ये गलत फैसला था कि जब आप खुद कह रहे हैं कि स्टे था तो फिर ये तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए था फिलहाल? हमारी पॉलिटिकल कमेटी में डिबेट हुई है, डिस्कस हुआ है कि ये गैर मुनासिब था, ये कबल अज़ वक्त था। ये हमें उस वक्त पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट होने दे, उमर अयूब साहब के बाद सिलसिले में और शबी फराज साहब के सिलसिले में। उसके बाद अगर वो अपनी सीट रिटेन करने में कामयाब नहीं होते, अल्टीमेटली ड्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये सवाल उठ सकता था कि किसको बनाना है उनकी जगह, अगर अगर वो ना रहते तो। अभी तो वो मौजूद हैं। सही है। और दूसरा ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खबर तो ये आई है सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है, आपकी कोर कमेटी भी इस चीज़ पे बिल्कुल जो है वो मुत्तफिक है कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए। तो फिर जा रही है तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में? हमारी परसों मीटिंग हुई थी
समर और उसके बाद कल मीटिंग होनी थी, लेकिन कल अलीमा बीबी के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, एक बेटे को गिरफ्तार किया गया, तो इसलिए वो मीटिंग पोस्टपोन हुई है। ये जो मसाइल हैं, इश्यूज हैं, इनको आज उनके बारे में आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद एलानिया जो है वो जारी कर दिया जाएगा, आप तक भी पहुंचा दूंगा। आई विल शो दैट यू गेट इट। सही है, और याद आप कह रहे हैं कि फैसला हो जाएगा। और दूसरा ये बताएं कि एनएफसी के हवाले से एक खबरें यही है कि हुकूमत तब्दील करने जा रही है, उसकी जो शेयर है विफाक और सूबों के हवाले से, यानी सूबों को ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, विफाक के पास कम पैसे रहते हैं, इस पर कोई तरमीम होने जा रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो रहा है कि विफाक के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, आप खुद गवर्नमेंट में भी रह कर गए हैं, तो अगर ऐसी कोई तरमीम आती है तो तहरीक इंसाफ उसे सपोर्ट करेगी, मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए नहीं? ये बड़ी बड़ी क्रिटिकल तरमीम होगी, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद, आईनी तरमीम के बाद से ये सारा मामला शुरू हुआ है। उसके बाद एनएफसी अवार्ड होते हैं। मैं फील करता हूँ कि ऐसे मामला कंसेंसस से आगे लेके चलने चाहिए। सूबों को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सूबाई हुकूमतों को भी, और उसके साथ साथ विफाक जो है वो भी बैठेगा। तो ये अमल जो है ये कंसेंसस के जरिए होना चाहिए। हमारे 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 इस सिलसिले में ओपिनियन रहा हुआ है, और आप सही कह रहे हैं कि जब हुकूमत थी हमारी तो उस वक्त एक फीलिंग थी कि विफाक के पास जो है एनएफसी अवार्ड की, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद विफाक के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो अपने मामला चला सके। लेकिन हम फिर भी इंसिस्ट करेंगे कि ये मामला जो है वो डिलिब्रेशन और कंसेंसस के जरिए आगे लेके चलना चाहिए, इसको इम्पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उससे फिर रिएक्शन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। और तहरीक इंसाफ को अगर एतमाद में लिया जाता है, आपसे कंसल्टेशन होती है, तो तहरीक इंसाफ फिर इस तरमीम को सपोर्ट करेगी, ऐसा ही है? हम पॉजिटिव माइंड के साथ इस ऐसी महफिल में बैठेंगे और अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे, जैसे भी जो भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए जाएंगे, उसकी बेसिस के ऊपर हम एक पॉजिटिव फैसला जो है वो करेंगे। और दूसरा ये बताएं कि अब जो डायलॉग का प्रोसेस है वो महमूद अचकज़ई ही तहरीक इंसाफ की तरफ से लीड करेंगे सारे मामले को? किसका प्रोसेस आपने कहा है? डायलॉग का, मुज़ाकरात का। देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब को बहुत पहले, आपको याद होगा कि खान साहब ने कहा था कि क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं बात करना चाहता हूं जी हाँ। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो महमूद खान अचकज़ई साहब के पास खान साहब की परमिशन मौजूद है। तो वो अगर बातचीत करना चाहते हैं, उसकी बातचीत आगे बढ़ती है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। और अगर वो कहते हैं कि तहरीक को बिल्कुल फिलहाल ये जो सड़कों पे निकलना, तहरीक चलाना, एहतजाज वगैरह, इन चीज़ों को अगर तर्क कर दें फिलहाल के लिए और आगे बढ़े, तो फिर तहरीक इंसाफ उनके फैसलों को भी मानेगी जो वो तजावीज़ देते हैं तहरीक अगर इंसाफ? अगर उनकी तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशन आती है समर, तो ये पॉलिटिकल कमेटी में जाएगी और वहां फैसला हो जाएगा, और उनकी रिकमेंडेशन जो है हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और दूसरा ये भी बताएं कि कल DGI इस्फियार ने जो गुफ्तगू की थी कि 9 मई के हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की थी कि कोई ऐसी जो है वो चॉइस नहीं है किसी के पास भी कि वो माफ़ी मांग ले और उसकी जान छूट जाए। वो कहते कि कानूनी प्रोसेस है, जिस इसने किया है, जो इसका मास्टरमाइंड था या फिर जो करने वाले थे, उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तानी कानून का। तो फिर उसमें यानी कि जो बातें हो रही थी कि शायद कोई ऑप्शन तरीके साहब को दिया जा रहा है, वो तो फिर सारी जो है वो गलत निकली हैं। 2.5 साल हो गए हैं यार। 9 मई को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत ही तकलीफदेह इंसिडेंट हुआ था, जिसके ऊपर हम सब लोग अपनी उसको स्ट्रांगली रिग्रेट कर चुके हुए हैं, उसके ऊपर अपनी स्ट्रांग रिजर्वेशंस जो है उसका इजहार कर चुके होते हैं। कहते हैं कि ऐसे बेटर जो चीजें होती हैं जो कि ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हो जाती है, वो चैप्टर भी बंद करना पड़ता है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि जी अब ये चैप्टर भी बंद किया जाए और आगे बढ़ा जाए और मुल्क को आगे लिया जाए। आइडियली स्पीकिंग तो बात ये होनी चाहिए थी कि जुडिशल कमीशन बन जाता और वो तमाम मामलात को डिलिब्रेट करता, देखता, इन्वेस्टिगेट करता और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट देता, उसकी बेसिस के ऊपर जो मुजरिम गर्दाने जाते हैं उनको सजा मिलती और मामला जो है वो आगे बढ़ता। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ऐसा लग रहा है कि अभी ये मामला बंद होता हुआ, खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो एनवायरनमेंट है उसको परगंदा करता है, उसको उसमें एक नेगेटिविटी जो है वो जनरेट होती है। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए कि इसको अब जितनी जल्दी हो सके इसको अपने हतमी जाम तक पहुंचाया जाए और इसको बंद किया जाए, आगे बढ़ा जाए। आपकी पार्टी के अंदर से कुछ लीगल माइंड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी हिकमत अमली रही है, जो आपकी लीगल स्ट्रेटजी रही है, जो लीगल टीम की परफॉर्मेंस रही है, उस पर सवालात उठाते रहे हैं कि वो कारकर्दगी ठीक नहीं रही, ठीक तरीके से जो है वो स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई केसेस को लेकर। तो अभी जिस तरह से खान साहब को 8 केसेस में बेल मिली है, तो ये वाजे करता है कि जो तहरीक इंसाफ की सिर्फ तनकीद कि जी अदालतें हमें इंसाफ देती नहीं है, इन अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए, तो वो आपका फिर जो मौक़िफ़ था, जो नैरेटिव था, वो गलत था। असल यह है कि अगर आप सही तरीके से केसेस लड़ते तो शायद आपको बेहतर रिलीफ मिल सकता था, जो कल मिला भी आपको। जो लोग यहाँ हमारा केस लड़े थे उन्होंने ही हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी केस लड़ा था। वही जो लोग थे वो पीछे ATC में भी लड़ रहे थे।
तो अगर वहां नहीं मिला और हाईकोर्ट में नहीं मिला, यहाँ मिला, तो ये अदालतों के इश्यूज हैं, ये हमारे लोगों के इश्यूज नहीं है। बाकी ये कहना कि जी डिससेटिस्फेक्शन रही है, सारा कुछ है, वो मैं डिससेटिस्फेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करने की बजाय आई वुड से कि लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है हमेशा, जो वो अपने अपने प्रपोजल्स देते हैं और वो इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं। अब हर शख्स का एक अपना तरीका होता है बात करने का, हर लॉयर का अपना तरीका है केस लड़ने का, तो आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो वन हैज टू पुट one's faith in their ability to fight a case। तो मेरा ख्याल है कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी लीगल कम्युनिटी जो है, हमारे जो लीगल लोग हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे केसेस लड़ते आए हैं। हर सूरत नोबडी इज इनफैलिबल, गलतियां होती हैं, विशंस हो जाती हैं, तो उनको रेक्टिफाई करते रहते हैं साथ साथ। और फाइनली जब आप इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर फिर से बैठने जा रहे हैं, आज बैठे, कल बैठे या महीने बाद बैठने तो जा रही तरीके से आप मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा से, तो फिर ये बताएं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आना, हुकूमत के सामने मुतालबात रखना, क्या ये हुकूमत की जो लेजिटिमेसी होगी उसे तस्लीम करने के मुतरादिफ नहीं होगा, या तरीके से आप उसे मानने जा रही है? देखिए, हमारे पास 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस थे ना। मैं आपको मंडेला की बात करूंगा। When he walked out of the jail, he said, I had 2 options in front of me. One was a path that led to hatred and vengeance. The other path led to reconciliation. So I chose the latter. I went for reconciliation. तो जो लीडर्स होते हैं वो देखते हैं। अब 8 फरवरी के बाद जो हुआ है उसमें हम ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, हम जुडिशियल कमीशन में भी मौजूद है, और बाकी और जो फोरम्स बने हैं उनमें भी हम मौजूद कर रहे हैं। सो ये पहली दफा नहीं होगा कि हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम इंटरेक्ट उनके साथ 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद, जब से ये पार्लियामेंट कन्वीन हुई है, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। हाँ, ये जो टास्क होगा ऐसी एंगेजमेंट के सामने, वो इंतहाई अहम होगा रियासत के लिए और अवाम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि उसको सभी अतराफ, जितने भी स्टेक होल्डर्स उन पार्लेस में हिस्सा लेंगे, उनको चाहिए कि वो टोटल डिवोशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ उस मामले को आगे बढ़ाएं, ताकि मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल होने की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। गवर्नेंस को बेहतर बनाने, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और यकसा तरक्की के लिए रियासतें अपनी इंतजामी हदूद में तब्दीलियां करती रहती हैं। अमरीका की रियासतें आज़ादी के वक्त 13 थी, जो आज 50 हैं। भारत में तकसीम के वक्त रियासतों या सूबों की तादाद 9 थी, जो आज 28 है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसको आज़ाद हुए 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हों, लेकिन उसके इंतजामी यूनिट्स की तादाद उतनी ही हो जितनी आज़ादी के वक्त थी? बदकिस्मती से ऐसा मुल्क पाकिस्तान ही है, जहां सूबों में इजाफे की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, दुनिया में इंतजामी यूनिट बनाए जाते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 1951 में पाकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 37 लाख के करीब थी, जो 2017 में 20 करोड़, 2021 में 22 करोड़ 92 लाख और 2024 में 24.5 करोड़ तक जा पहुंची। यानी 73 सालों में कुल आबादी तकरीबन 8 गुना बढ़ी। मौजूदा सूबों को देखा जाए तो पंजाब की आबादी 6.35 गुना, सिंध की आबादी 9.33 गुना, खैबर पख्तूनख्वा की 6.36 गुना और बलूचिस्तान की आबादी में 14 गुना इजाफा हुआ। आबादी के लिहाज से पंजाब को देखें तो 195 ममालिक में से सिर्फ 12 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी पंजाब से ज्यादा है। 31 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी सिंध से ज्यादा है। 41 ममालिक ऐसे हैं जहां खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा लोग बसते हैं। बलूचिस्तान का रकबा 172 ममालिक से बड़ा है। दीगर ममालिक में सूबों को देखा जाए तो अमेरिका 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, मगर आज़ादी के वक्त अमेरिका सिर्फ 13 रियासतों पर मुश्तमिल था। इस तरह चीन की कुल आबादी भी भारत के करीब है, मगर 31 सूबों पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, कुल आबादी तकरीबन 28 करोड़ और सूबों की तादाद 34 है। अक्सर माहिरीन मुत्तफिक हैं कि नए सूबे मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रैंकिंग में 166 ममालिक में से 137 नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 ममालिक में से पाकिस्तान 164वें नंबर पर है। सेहत की बात हो तो पाकिस्तान में 42% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 109 है। साफ पानी की सहूलत सिर्फ 38% पाकिस्तानियों को मुयस्सर है, जो जनूबी एशिया में सबसे कम है।
इसके साथ साथ मुल्क में हालिया मौसमियाती तब्दीलियों से पड़ने वाले असरात और उनके नतीजे में बेनकाब होने वाले इंतजामी और गवर्नेंस के निज़ाम के बाद एक बार फिर नए सूबे बनाने की बहस जोर पकड़ रही है। लेकिन बदकिस्मती से यह बहस और मुतालबा महज सियासी मुबाहिसे का ईंधन बन जाता है या हुकूक की जंग के लिए उठने वाली आवाजों तक महदूद रहता है। मैं तो सूबों का बड़ा हामी हूँ। आओ मिलकर मेरे साथ जनूबी सूबा बनाओ पंजाब का। आओ मेरे साथ मिलकर भावलपुर का सूबा बनाओ। सबसे पहले उसमें मैं दस्तखत करूंगा। ये छोटे छोटे यूनिट्स अगर बन जाए तो पाकिस्तान और बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान को अगर बचाना चाहते हो तो जहां जहां सूबे लोग डिमांड करते हैं वहां सूबे दे दो। अगर जरूरत पड़ी तो अपना सूबा आएगा। इंशाल्लाह अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे। सिंध पहले से तुम तकसीम कर चुके हो, हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर दिया। सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। सिंध कभी ज़बान के ऊपर अगर आपने डिवीजन किया तो ये तबाही होगी। अगर सराइकी सूबा नहीं बनता तो तकलीफ आंदा नहीं थी सकता। हम सराइकी सूबा चाहते। जनूबी पंजाब का अलहदा सूबा वक्त की अहम जरूरत है। भावलपुर सूबे को रिस्टोर करवाएंगे। जनूबी पंजाब का जो सूबा उसको भी हम बनवाएंगे। ये करारदाद का हिस्सा है पंजाब की। जनूबी पंजाब के लिए एक अलहदा सूबा होना चाहिए। जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का ये ऐलान है। ये मेरे आपसे वादा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देना है, सूबा देना है। गिलगित बल्तिस्तान को न सिर्फ खुद सूबा बनना चाहिए जो कि जिसपे नवाज शरीफ ने काम पूरा कर दिया है, तो ये सूबा भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ बना के देगा। आज मुल्क की एक और सियासी जमात ने मुल्क में नए सूबों के कयाम का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नए सूबों के कयाम का नारा लगा दिया है। IPP के मुताबिक चारों सूबों को मौजूदा तकाजों के मुताबिक 3-3 नए सूबों में तकसीम किया जाए। सदर IPP अब्दुल अलीम खान के मुताबिक हर सूबे में उसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल नए सूबे बनाने होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल कमेटी पहले ही नए सूबों के कयाम की करारदाद पेश कर चुकी है। IPP की करारदाद में कहा गया है कि नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। नए सूबों में हाई कोर्ट्स, चीफ सेक्रेटरी और IG बेहतर काम कर सकेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अवाम की शिकायत के अजाले के लिए नए सूबे जल्द बनाए जाएं। सेक्रेटेरिएट में सैकड़ों मील दूर से आने वाले शहरियों को रिलीफ मिलेगा। मौजूदा सूबों को उसी शनाख्त के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। गुज़िश्ता 25 सालों से सूबों की तकसीम की बात चल रही है। IPP की इस करारदाद और मुतालबे से कबल गुज़िश्ता हफ्ते भी कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया था जिसमें पंजाब की नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने का मुतालबा किया गया था। रुकने कौमी असम्बली रियाज हुसैन फतियाना ने आईनी तरमीमी बिल 2025 पेश किया जिसमें सूबा पंजाब की नई हदबंदी और नया सूबा मगरबी पंजाब तजवीज़ किया गया है। मुजवजा बिल के मुताबिक सूबा पंजाब की हदबंदी करके मगरबी पंजाब का नया सूबा बनाना वक्त की अशद जरूरत है। मुजवजा बिल में मगरबी पंजाब में फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल डिवीजन को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। मुजवजा सूबे में पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल और बड़ी जरी यूनिवर्सिटी और बड़ा सनती मरकज शामिल होगा। अहम बात यह है कि नए सूबों से मुतालिक मुतालबा नया नहीं, माजी में इस तरह के मुतालबे और उन पर मुतअद्दिद तहरीकें भी चल चुकी हैं। छोटे सूबों से विफाक को चलाने की बहस का आगाज तकरीबन 64 साल कबल हुआ था। 60 की दहाई में सराइकी जुबान के हक में तहरीक शुरू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूबा हज़ारा के क़याम के लिए तहरीक चल चुकी है। जनूबी पंजाब सूबे के लिए मुतअद्दिद करारदादें पेश की जा चुकी हैं। इसके अलावा MQM भी नए सूबों की क़याम के हवाले से तहरीक पेश कर चुकी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के खात्मे के बाद बनने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं तरमीम की। तब से आज तक मुतअद्दिद बार नए सूबों से मुतालिक भरपूर सियासी मुहिम चलाई गई। नए सूबों की हिमायत में करारदादें भी पास हुई और बिल भी, मगर सूबे ना बन सके। ताहम नए सूबों से मुतालिक एक शख्सियत ऐसी जरूर है जो मोतबर आवाज भी है और उनका यह मुतालबा दिन ब दिन तवाना होता जा रहा है। ये शख्सियत चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद हैं जो सूबों में इजाफे के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी उन्होंने पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम सेमिनार से खिताब में नए सूबों की अहमियत और अफादियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें 4 यूनिट से सूबे मिलकर फेडरेशन बनाते हैं। इस मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। जिस ममालिक में लोकल गवर्नमेंट है वहां किसी को फेडरेशन के पास जाने की जरूरत नहीं।
हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें। तो ये जो पंजाब में हम प्रपोज करना चाह रहे हैं, लाहौर एक डिवीज़न है, गुजरांवाला एक डिवीज़न है, गुजरांवाला में सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला सिटी ये मिलके एक डिवीज़न बनाते हैं। और अगर हम इसे सूबा बनाते हैं तो लाहौर की पॉपुलेशन फिर भी 22 मिलियन होगी। छोटा नहीं होगा लेकिन मैनेजेबल होगा। सबसे ज़्यादा जो खबरों में रहता है कि हम जनूबी पंजाब का सूबा बना देंगे। कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता। वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, डीजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता, वो अलग सूबा बनना चाहता है। बलूचिस्तान में नसीराबाद एक इनका डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके, नसीराबाद, सिब्बी, जोब, कलात, मकरान, कोयटा, रक्षान और लोरालाई, ये 8 डिवीजन्स हैं जो बलूचिस्तान के जिनको प्रोविंस बनाया जा सकता है। हम कोई जन्नत तो नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी की मुश्किलात कुछ कम हो जाए। ये जितना है हमें रोटी कपड़ा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो किसी एक लीडर की मेहरबानी से नहीं मिलेगा, वो सिस्टम को ठीक करने से मिलेगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने यह भी वाज़ेह किया कि नए सूबों में कितनी आसानी से इजाफा किया जा सकता है। जब हम सूबों की बात करते हैं तो फिर ये 4 हाई कोर्ट्स नहीं होंगी, फिर 33 हाई कोर्ट्स होंगी, फिर उनके सामने केसेस लगेंगे। जो पेंडिंग केसेस, अगर एक जज जिस दिन बैठता है उसके सामने एवरेज 1000 केस पड़ा होता है एक दिन में, वो क्या कर लेगा? ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसमें कोई इंसाफ कर दे। तो ये जुडिशल सिस्टम भी ठीक होगा जब आपके सूबे छोटे होंगे। हमारे पास स्कूल्स हैं, हमारे पास कॉलेजेस हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। इस वक्त गवर्नमेंट हर स्कूल गोइंग बच्चे के ऊपर 4400 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर रही है। थोड़े तो नहीं है ना पैसे, तकरीबन 4500 रुपया एक बच्चे पे खर्च कर रही है जो स्कूल जा रहा है। अच्छे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इससे कम है, 2-4 टॉप के छोड़ दें तो सबकी फ़ीस इससे कम है। अच्छा, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि 2001 ऑनवर्ड पंजाब में टीचर्स की भर्ती 100% मेरिट पे हुई है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। इंग्रेडिएंट्स तो आपने सारे पूरे कर दिए, लेकिन जिस काम के लिए स्कूल बना है वो तो नहीं हो रहा। हम सबको पता नहीं हो रहा क्योंकि उसकी सुपरविजन मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। किसी एक सेक्रेटरी के यहाँ लाहौर सेक्रेटेरिएट में बैठ के किसी एक मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो पंजाब के 50,000 स्कूल चलाए लाहौर में बैठ के। केपी और बलूचिस्तान ये वो हमारे प्रोविंसेस हैं जिनमें पिछले 10 साल में लिटरेसी रेट एक्चुअली नीचे चला गया। जुबानी मुतालबे के अलावा मियां आमिर महमूद नए सूबों के क़याम से मुतालिक जामे प्लान भी सामने ला चुके हैं, जिसे एक किताबचे की शक्ल दी गई है। उन्होंने अपने मकाले में यह नुक्ता पेश किया है कि मौजूदा रियासती ढांचा गवर्नेंस की नाकामी का सबब है। उनकी तहकीक के मुताबिक गवर्नेंस के 2 बुनियादी मकासद हैं। अव्वल, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो आवाम को उनके हकूक दे सके। 2, माली वसाइल का हुसूल ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात पूरे हों। एडमिनिस्ट्रेशन 2 अवामिल पर मुनहसर है, रकबा और आबादी। रकबा जितना वसी होगा और आबादी जिस कदर ज़्यादा होगी, एडमिनिस्ट्रेशन उतनी ही मुश्किल होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप अगर एक होगा मगर आबादी ज़्यादा और रकबा वसी और अरीज होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर जगह और हर फर्द तक पहुँचना आसान नहीं होगा। यहाँ पर एक नुक्ता और उठाया गया है कि वफाकी अफादियत कम क्यों हो जाती है। कि नुक्ता मसले की जड़ है। वफाकी अफादियत कम होने की 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अगर छोटी इकाइयों के इख्तियारात कम हों और सब कुछ मरकज़ के हाथ में हो। दूसरी वजह यह है कि इकाइयाँ आबादी और रकबे में बहुत बड़ी हों। पंजाब और बलूचिस्तान इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। तीसरी वजह यह है कि इकाइयाँ बाहमी तौर पर गैर मुतवाज़िन हों, जैसे बलूचिस्तान और पंजाब एक की आबादी बहुत ज़्यादा है और दूसरे की बहुत कम। मकाले के मुताबिक मुल्क में तहसीलों, अजला और डिवीजन्स की तादाद तो बढ़ाई जाती रही। तकसीम के वक्त पंजाब के अजला की तादाद 16 थी और अब 41 है। तकसीम के वक्त पूरे मुल्क में 6 डिवीजन्स थे, अब 30 से ज़्यादा हैं। मगर दूसरी तरफ सूबों की तादाद उतनी ही रही। भारत में तकसीम के वक्त रियासतों या सूबों की तादाद 9 थी, आज 28 है। इसके मुकाबले में हमारे यहाँ वही 4 सूबे चले आ रहे हैं जो तकसीम के वक्त मिले थे। मियाँ आमिर महमूद ने अपनी तहकीक में सूबों के मौजूदा ढांचे के नुकसानात भी गिनवाए हैं। उनकी तहकीक के मुताबिक एक सूबा इतना बड़ा है कि पूरे मुल्क की आबादी के 53% हिस्से पर मुश्तमिल है, बाकी तमाम सूबों की आबादी 47% है। यह इंतहा दर्जे का अदम तवाज़ुन है। एक सूबा पूरे मुल्क पर गालिब है। नतीजा यह है कि तमाम छोटे सूबे पंजाब से शाकी हैं। पंजाब को छोटे सूबों में तकसीम इसलिए नहीं होने दिया जा रहा कि मौजूदा साइज कौमी सतह पर
शोधराहट का जामन है। मियां आमिर महमूद की तजवीज़ यह है कि हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दे दिया जाए। पंजाब के सूबे 10 होने चाहिए। उनकी तफसील यूँ है कि एक लाहौर, जिसमें लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब हों, जबकि दूसरे सूबे में जो कि गुजरांवाला सूबा बने और उसमें गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल शामिल हों। तीसरा सूबा फैसलाबाद हो, जिसमें फैसलाबाद, जंग, चिन्योट, टोवा टेक सिंह शामिल हो, जबकि चौथा सूबा सरगोदा हो, जिसमें सरगोदा, मियांवाली, बकर और खुशाब शामिल हों। पांचवा सूबा होगा साहिवाल, जिसमें साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन शामिल हों। छठा सूबा होगा रावलपिंडी, जिसमें रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल शामिल हों। जबकि सातवां सूबा डीजी खान होना चाहिए, जिसमें डीजी खान, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ शामिल हों। जबकि आठवां सूबा मुल्तान हो, जिसमें मुल्तान, बिहाड़ी, खानेवाल और लोधरा शामिल हो। जबकि नौवां सूबा बहावलपुर हो, जिसमें बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान शामिल होने चाहिए। जबकि 10वां सूबा होना चाहिए गुजरात का, जिसमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद शामिल होने चाहिए। सिंध के भी इसी तरह से 7 सूबे होने चाहिए। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, बेनज़ीराबाद, सखर, मीरपुर खास और भंभोर, ये 7 सूबे होंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के भी 7 सूबे बनेंगे, जिनमें डेरा इस्माइल खान, बन्नू, हजारा, कोहाट, मालाकट, मर्दान और पेशावर को सूबा बनाने की तजवीज़ शामिल है। जबकि बलूचिस्तान के मुजव्वदा सूबे 8 हैं, जिनमें नसीराबाद, सिब्बी, योब, अल्लात, मकरान, कोयटा, रक्षान और लोरालाई शामिल हैं। मियां आमिर महमूद का मौक़िफ़ है कि आइन में नए सूबों की तश्कील का तरीक़ाकार मुश्किल, बल्कि बहुत मुश्किल है। आर्टिकल 239 के मुताबिक पहले मुतल्लिका सूबा तजवीज़ को 2/3 अक्सरियत से मंजूर करे, फिर पार्लियामेंट में भी 2/3 अक्सरियत होनी लाजिम है। चुनांचे आइन नए सूबों की तश्कील में बहुत बड़ी रुकावट है। उसका हल यह है कि आइन के आर्टिकल 48 की रूह से रेफरेंडम कराया जाए और आवाम से नए सूबों के मामले में राय ली जाए। मियां आमिर महमूद की तजवीज़ यह भी है कि नए सूबे लसानी बुनियाद पर बनेंगे, ना नस्ली या सियासी बुनियादों पर। नए सूबों की बुनियाद और मकसद एक ही होगा, सिर्फ एक, और वो है गुड गवर्नेंस। नए सूबों के लिए बजट की तंगी का मसला नहीं पेश आएगा। चारों सूबों के मौजूदा बजट नए सूबों में तकसीम हो सकते हैं, निस्फ आबादी की बुनियाद पर और निस्फ रकबे की बुनियाद पर। वाज़ेह रहे कि तख्ते लाहौर, तख्ते कराची, तख्ते पेशावर और तख्ते कोयटा की इजारादारी को ख़त्म करने के लिए और पूरे सूबों के अंदर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए ये तजवीज़ वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। आने वाले दिनों में क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा और नए सूबों की अहमियत क्यों ज़रूरी है, इस पर मज़ीद बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। लसानी या सियासी नहीं बल्कि इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों का क़याम क्यों ज़रूरी है, इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर हकान नजीब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आपकी क्या राय है कि नए सूबों के हवाले से जो बहस फिर से पाकिस्तान में तेज़ हो गई है, इंतजामी बुनियादों पर अगर देखा जाए तो मसलन पंजाब की बात करें तो 12 करोड़ की आबादी है, जैसे एक चीफ मिनिस्टर, एक चीफ सेक्रेटरी हैं और एक ही आईजी हैं जो कि पूरे सूबे के अंदर मामलात को जो है वो देखते हैं। तालीम का मामला हो, सेहत का मामला हो, वो सारा सेंट्रली लाहौर से सारा हैंडल होता है। तो मुश्किल है, मुमकिन नहीं है कि बेहतर अंदाज में वो डील किया जा सके। तो आप क्या समझते हैं कि बेहतर तरक्की के लिए, बेहतर खुशहाली के लिए, मसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए, पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए नए सूबों का क़याम कितना ज़रूरी है? तमर साहब, एक तो बात यह कि अगर आप बहुत सी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सामने रखेंगे, पंजाब 12वां बड़ा मुल्क होता अगर दुनिया में होता, सिंध 29वां बड़ा मुल्क होता, केपी शायद 39th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड होता। फिर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें, फिर आप ये देखें कि इतने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हेल्थ स्टंटिंग के इश्यूज देखें। तो अगर आप ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देखें तो बेटर गवर्नेंस, इक्विटेबल डेवलपमेंट, एथनिक और लिंग्विस्टिक जो इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेस हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और रीजनल स्टेबिलिटी, इन सब को मद्देनजर रखते हुए तो ये बड़ा मतलब लॉजिकल लगता है कि हमें ये जो 32 या 34 डिविजन्स हैं इन पे मूव करना चाहिए। ये तजवीज़ जो है अभी मैंने रिसेंटली भी सुनी है, लोगों ने दी है। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये तजवीज़ आई थी। बट इसका जो पहली चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि अगर डॉक्टर साहब इस पे खाका जो है वो बड़ा जो है वो इन डिटेल पेश किया गया है। जो मियां आमिर साहब हैं, पंजाब ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि 32 जो डिवीजन्स हैं उन्हें ही सूबे बना दिया जाए, तो इससे बेहतर जो है वो तकसीम नहीं हो सकती। आप क्या समझते हैं कि ये इस तजवीज़ के बारे से आपकी क्या राय है?
इस पे तजवीज़ पे पहले भी बात हुई है, आप सही फरमा रहे हैं। तो एक तो इसकी फेवर में हमने अभी कुछ आर्गुमेंट सुने। अब इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट जाने से पहले मैं एक चीज़ सामने रखना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि what are we trying to do? We are trying to give better governance to people. We are trying to ensure कि एक मसावी निज़ाम हो तालीम का, एक मसावी हेल्थ केयर मिल रही हो, यही करना चाहती हूँ। अच्छा, अब पहली तो बात यह है कि जब हमने एनएफसी किया, 7वां एनएफसी, चले उसी से शुरू कर लेते हैं। उसको हुए आज 15 साल हो गए, हम आगे नहीं बढ़ सके। पहली बात, फाइनेंस कमीशन बनने थे आगे, वो नहीं फाल हो, वो नहीं बन सके। एग्जैक्टली। तो हमने पहले जो चीज आजमानी थी कि जो एनएफसी से नीचे आई, 18वीं तरमीम से नीचे आई चीजें, बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और रिसोर्सेज भी, आपको मालूम है 57.5% पे हम चले गए गिविंग दी प्रोविंसेस। फिर उधर से आज भी हमें कोई, ये जो सारे आपने मेंशन अभी आप कर रहे थे कि हमें ये चीज रोक रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ये चाहिए, हमें कोई चीज नहीं रोक रही। उस पर भी तजवीज़ दी है मियां आमिर साहब ने कि जो है आप रेफरेंडम करा लें जी। तो उस पे भी मैं आता, कुछ तो सूबे बनाने पड़ेंगे। इसका आपने पहले एक्सपेरिमेंट भी किया, आपने साउथ पंजाब में एक सूबा बना के देखा, अभी तक हम उसको अमली जामा नहीं पहना सके। जो बहावलपुर की बात, वो तो एक इंतजामी उन्होंने सेक्रेटरीट बनाया था, वो सूबा तो नहीं था। मतलब इन द सेंस कि आपने सेपरेट तो किया था ना कि यू डोंट हैव टू अराइव इन लाहौर सेक्रेटेरिएट, बट यू कैन ट्राई एंड सॉल्व इट। वहां पे आई थिंक क्या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी पोस्ट हुए, सो यू हैव ट्राइड। सो ये करने के लिए अगर इससे पहले तो लोकल गवर्नमेंट्स का क्या, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, ये तो तय है डॉक्टर हकान नजीर साहब के, जिस तरह से हमने देखा है कि 78 वर्षों में कई मरतबा ये बात हुई कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन उस पर आगे पेशरफ नहीं हो सकी। और ये भी तय है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती जब तक हम इसी मौजूदा निज़ाम के तहत चलते हैं, 4 सूबों के साथ हम चलते रहेंगे। जी, जो इंडिया ने ये काम किया है, ये जो आप डिविजन्स वाली बात कर रहे हैं, यूएस में देखें 51 है, तो मतलब जी, अगर हम इन ममालिक की भी अच्छा, अब पहले वो अगर लोकल गवर्नमेंट्स देखते हैं कि उससे सर्विस डिलीवरी की इतनी बेहतर होती है, फिर आगे चले। देखिए ना, ये काम इतना आसान नहीं है। इसकी जो दूसरी साइड है, ये इन्फ्लेट जरूर कॉस्ट को करेगा, नई ब्यूरोक्रेसीज बनेंगी, और अगर एथनिक बेसिस पे जाएंगे तो एथनिक फ्रैगमेंटेशन होगी, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है। इंतजामी होनी चाहिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि होनी तो इंतजामी चाहिए, लसानी बुनियादों पर तकसीम नहीं होनी चाहिए, नहीं होंगी। फिर आपको गवर्नेंस और कैपेसिटी इश्यूज प्रोविंसेस में सीवियर हैं, ज्यादा है फेडरल गवर्नमेंट से, वो इश्यूज आएंगे। फिर प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेट करनी पड़ेगी ब्यूरोक्रेसी कॉस्ट। एक फायदा सर ये भी होगा कि कंपटीशन होगा, एक मुतबादल सियासी क़यादत भी उभरेगी, और 32 सूबों के अंदर जो चीफ मिनिस्टर बेहतर परफॉर्म करेगा, वो आगे नेशनल लेवल पर जो है वो लीडरशिप हमें अच्छी मिलेगी। जरूर। सो इस पे करना अब ये चाहिए कि एक तो आपको कंडक्ट करनी चाहिए फीजिबिलिटी स्टडीज, अच्छे पेपर लिखने चाहिए कि इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी ऑफ प्रोविंसेस जो है वो क्या है, वो 12 हैं या हमने डिविजन्स पे ही जाना है। एक बात, पॉलिटिकल कंसेंसस जो भी बेड़ा उठाती है पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको कायम करना चाहिए। इसकी एक ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन एक जगह करके देखना चाहिए, उसको फिर रेप्लिकेट करना चाहिए, और चाहे उसको रेफरेंडम कहें, ये भी बात ठीक है। एक पूरे मुल्क में इसकी फिजा क्रिएट करनी चाहिए। मसलन रीजंस फॉर डिमांड देखें ना, साउथ पंजाब हो गया, नॉर्थ सेंट्रल पंजाब हो गया इक्विटेबल गवर्नेंस के लिए। इसी तरह मुल्तान और बहावलपुर को आप ले लें, हजारा रीजन है, ये भी बात ठीक लगती है, कई चीजें तो ठीक लगती हैं। अर्बन सिंध की जो डिवाइड है, ये भी बात एक ठीक लगती है। कराची इटसेल्फ 3 करोड़ का शहर बन गया, ये भी बात ठीक। यानी जो असल वजह है जो आपने मेंशन की, कराची 3 करोड़ का शहर बन गया, उसकी बड़ी वजह तो यही है कि अर्बनाइजेशन इस वजह से हो रही है कि लोग वसाइल जो है वो जब बड़े शहरों पर लगेंगे, प्रोविंशियल कैपिटल्स के ऊपर ही ज़्यादा वसाइल जब खर्च होंगे, तो जब डेवलपमेंट नहीं होती, दूर अफ्तादा जो अजला होते हैं वहाँ पर, तो लोग वहाँ से नकल मकानी करके बड़े शहरों में आते हैं। जब सूबे बन जाएंगे, तो जब मसावी तकसीम होगी वसाइल की, तो फिर लोगों को बड़े शहरों की तरफ नहीं आना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन है वो फिर नहीं होगी। इसी तरह पोटवार रीजन है, रीजन फॉर डिमांड के नॉर्थ पंजाब इंक्लूडिंग रावलपिंडी, चकवाल, जेलम, डिस्टिंक्ट कल्चर्स हैं, इकोनॉमिक आइडेंटिटी है। सो वहां पे भी एक चीज ऐसी नजर आती है। आगे आ जाएं, सराइकी बेल्ट है, ओवरलैप विद पंजाब है, सो लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी, वहां पे भी एक रीजन बनता है। सो कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब काम करना है। वी कांट गेट दिस रॉन्ग। समर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज
कि हमने एनएफसी किया, उसमें अब हम कह रहे हैं कि 57.5% देकर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको चलाना मुश्किल हो रहा है, राइट? So we can't get this. This is too much of a, जैसे कहेंगे, temptation to do it. Yes, logically yes. पहले हमने लोकल गवर्नमेंट नहीं आजमाई, फिर हमने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं आजमाया। एक और चीज हमने नहीं की, देखिए ना, प्रोविंशियल लेवल पर हमने बहुत से टैक्सेस नहीं इजरा किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जीएसटी ऑन सर्विसेज, सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हैं उस पे जो टैक्सेशन है, उससे आगे जाएं जो सर्विसेज की टैक्सेशन है, ये सारी चीजें थी किसके पास? प्रोविंसेस के पास। पर प्रोविंसेस ने अपना जो डिमेंशन ऑफ टैक्सेशन है उसको बड़ा नहीं किया। तो ये टैक्सेशन कैसे होगी, किस सतह पर होगी, ये सारी चीजें बिकॉज पीछे। अब आप ये देखिए कि एनएफसी में आपने ये भी लिखा था कि प्रोविंसेस अपनी टैक्सेशन को बढ़ाएंगी। 0.8% ऑफ जीडीपी कलेक्ट करती हैं टोटल प्रोविंसेस। अब आप खुद सोचिए कि इतने टैक्सेस नीचे भी आपने डिवॉल्व किए, पर आप एग्री इनकम टैक्स का इजरा ही नहीं कर सके जब तक के लेजिस्लेट आपसे आके एक्सटर्नल मल्टीलैटरल्स ने नहीं कराया। ऑल आई एम ट्राइंग टू से, इसको इतनी सिंपली नहीं लेना चाहिए, इसके बड़े खदो खाल हैं और इसको वर्कआउट जरूर करना चाहिए। साउथ पंजाब, हजारा, अर्बन सिंध, फाटा, साउथ बलोचिस्तान, पोटवार, सराइकी बेल्ट, ये कुछ चीजें लॉजिकली बनेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकान नजीब साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।